नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 करन में चौथे चरण की वोटिंग आज पूरी हो गई है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज मतदान हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले गए। चौथे चरण की वोटिंग के साथ आंध्र प्रदेश में आम चुनाव खत्म हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी चुनाव खत्म हो चुका है। मतलब अब तक 379 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो चौथे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज 60 पार रहा। बंगाल में हर बार की तरह इस बार भी बम्पर वोटिंग हुई। हालांकि बवाल की भी खबरें सामने आई, पर देखा जाए तो इस बार वोटिंग प्रतिशत काफी कुछ बयां कर रहा है। विपक्ष भी इसको मुद्दा बना रहा है, तो आज इस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही चौथे चरण में अलग अलग राज्यों में दिग्गजों की दाव पर भी चर्चा करेंगे। चौथे चरण में दिग्गजों की बात करें तो हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, कन्नौज से अखिलेश यादव, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह, मुंगेर से ललन सिंह, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी से लेकर कई नाम शामिल हैं। तो चौथे चरण की वोटिंग, दिग्गजों का दाव, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनीष सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस बार अब तक ये मुद्दा बनाया गया है कि कम हो रही है वोटिंग, मोदी सरकार जाने वाली है। विपक्ष ने भी वोटिंग परसेंटेज पर कई बार सवाल खड़े किए हैं। तो चौथे चरण की आज जो वोटिंग हुई है, कैसी रही है वोटिंग, और वोटिंग पैटर्न से क्या कुछ समझ में आ रहा है? जिस तरीके से 3 फेजेस में वोटिंग हुई, आज भी वैसा ही लगा कि कोई आउट ऑफ द, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वोटिंग तो नहीं हुई, लेकिन वोटिंग कम भी नहीं हुई है। एग्जैक्ट आंकड़े इलेक्शन कमीशन कुछ दिनों में देगा, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न से जो समझ में आ रहा है कि जो वोटर्स हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत सारी चीजों को ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले 2 फेजेस के बाद एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, वोटिंग कम हो रही है, वोटिंग कम हो रही है। 2019 में वोटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई थी, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। आप उससे अगर तुलना करेंगे तो वोटिंग कम हुई थी, लेकिन ओवरऑल अगर जब से आज़ादी के बाद से जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उससे अगर जोड़े तो वोटिंग नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। लेकिन पहले 2 फेजेस के बाद क्या हुआ, लोगों ने कहानी गढ़ना शुरू कर दिया कि भाई इसका बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, मोदी सरकार जाने वाली है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा 200 सीटें आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला, तमाम तरह की चीज़ें, और इस नैरेटिव को पुश किया गया। लेकिन जब फाइनल आंकड़े आए जिसमें 2-3% ज़्यादा बताया गया कि 66% के आसपास वोटिंग हुई है, तो तमाम लोग सवाल खड़े करने लग गए। खड़गे साहब ने चिट्ठी भी लिख दी, खड़गे साहब को डांट भी पड़ गई कि भाई आप हर चीज के ऊपर सवाल उठाते हो, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल उठाते हो। तो खैर वो बात तो अलग है। आज जो वोटिंग हुई है वो कई मायने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि 4th फेज की वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी 272 क्रॉस कर चुकी है। मतलब मेजॉरिटी के पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। इसके पीछे की दलील क्या है? इसके पीछे की दलील बहुत ही साफ है कि जो अपोजिशन है, खास करके कांग्रेस पार्टी हो या कोई और, ये लोग अपने कार्डर्स को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के कई इलाकों में हम लोग भी गए, वहां साफ साफ दिख रहा है कि चुनाव प्रचार प्रसार इस तरीके से हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी जीतने के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए जान प्राण लगाए हुए हो, मेहनत कर रहा हो, ऐसा करता हुआ कोई अपोजिशन पार्टी वो दिख नहीं रहा है। जो कुछ भी चल रहा है वो मीडिया के अंदर चल रहा है, डिबेट्स,
टेलीविजन चैनल पे हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि लोग सरकार को बदलना नहीं चाह रहे और इसलिए वोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। तो सर, ये वोटिंग पैटर्न जो है ये विपक्ष के लिए मुसीबत देने वाला है या मोदी सरकार को मुसीबत में डालने वाला है? देखिए, मुसीबत तो किसी के लिए नहीं है वोटिंग पैटर्न जैसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुसीबत इस बात को दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष है जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर नहीं, बल्कि वोटिंग बूथ से आ रहे रिपोर्ट को लेकर परेशान है। इन लोगों को लग रहा है कि जहां जहां वोटिंग होते हैं और इनका फीडबैक जो मिलता है वो निगेटिव है, तो ऐसे में शिकायत करना चाहिए। शिकायत चुनाव आयोग से करनी चाहिए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहिए। कहीं से भी जाकर एक फर्जी खबर ले आओ कि जिससे ये दिखाई पड़े कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो रही है। जैसे लखीमपुर खीरी में एक ईवीएम पर सवाल उठ गए कि देखो भाई, वहां से पर्ची गलत निकल गई। अब लखीमपुर खीरी, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी खड़े हैं, जब वहां पर अमित शाह गए थे तो उन्होंने कहा था कि देखो भाई, हमने तो बड़ी भूमिका दे दी, अब आप बड़ी भूमिका दीजिए, हम इन्हें और बड़ा आदमी बनाएंगे, ये हमारे दोस्त हैं। जैसा कि उन्होंने नित्यानंद राय के लिए भी कहा, क्योंकि दोनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके कलीग्स हैं, तो इसलिए उस जगह पर अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो तो फिर इनके लिए तो बड़ा सवाल हो जाएगा। और 1 घंटा के अंदर ही डीएम ने पूरा वेरिफिकेशन किया और उसका जवाब दिया कि ये बिल्कुल फर्जी है। पूरा वीडियो बना के उन्होंने डाला कि देखो, ये गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी। ये विपक्ष की परेशानी है। जैसे कश्मीर में एक जगह यानी श्रीनगर में चुनाव हुआ, अब वहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की समस्या क्या है? दोनों है जो आरोप किसके पर? भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर लगा रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, रोका जा रहा है, इनको प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है, वहां पर इनके कोई सहयोगी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनडीए है, हाँ, ये है कि इन दोनों के अलावा जो तीसरा कैंडिडेट है उनको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है और इसलिए ये आरोप मोदी पर लगा रहे हैं। पीडीपी को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि श्रीनगर में इस बार उनकी हार हो जाएगी। ये कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं भाजपा के सपोर्ट है तो ये जीत सकते हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। 3-3 सीटें कश्मीर की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पता है कि बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर, जहां घाटी के तीनों क्षेत्र 80% 90% मुसलमान हैं, भारतीय जनता पार्टी को 1 वोट नहीं मिलेगा। इन लोगों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो इन लोगों के बीच के हैं, उसी को वोट मिल सकता है, क्योंकि वहां मुसलमान प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, कैंडिडेट मुस्लिम होगा। तो हम क्यों मुस्लिम कैंडिडेट उतारें, आपस में ही तुम लोग सुलझ लो। तो इसलिए ओवैसी की बात जहां तक है उसका भी यही हाल रहा। तो जो तरीके पैटर्न है अभी चुनाव के वोट देने के, उससे विपक्ष को सिर्फ इस बात के लिए डर है कि जब वहां से बूथ रिपोर्ट आती है तो इसके पोलिंग एजेंट, ऐसे कई जगह पर तो पोलिंग एजेंट है ही नहीं कांग्रेस के, तो जो पोलिंग एजेंट हैं, जो कतार देखते हैं, लाइन में बातचीत करते देखते हैं, और चूंकि जो पोलिंग एजेंट होता है वो तो घर घर से वाकिफ होता है क्योंकि वही का होता है, तो इसलिए उसकी रिपोर्ट से ये लोग डर जाते हैं और फिर कोई न कोई बहाना इनको चाहिए हार को का ठीकरा फोड़ने के लिए, और इसलिए ये शिकायत करने में जुट जाते हैं। बिल्कुल, तो रिपोर्ट देखकर बौखला जाते हैं। तभी मनीष सर, हम देखते हैं कि आए दिन विपक्ष के नेताओं की तरफ से सवाल भी खड़ा किया जाता है और इस बार भी लाजमी है कि कई तरह के सवाल खड़े किए जाएंगे। लेकिन आज जो चौथे फेज की वोटिंग हुई है, आपको क्या लगता है ये कितना इंपॉर्टेंट फेज रहा और इसमें कई दिग्गज भी मैदान में है, उनको लेकर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक इस फेज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कई बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नाम इसमें जो है वो जुड़े हुए हैं। ओवैसी का फैसला होना है। अब ओवैसी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरी तरीके से उनकी कंस्टिट्यूंसी हैदराबाद में ही सिमट के रख दिया, जितनी कैंपेनिंग इस बार
ओवैसी को करनी पड़ रही है, कभी उन्होंने किया नहीं। वो तो दूसरे दूसरे इलाके में जाकर के कैंपेन करते थे। अभी स्थिति ये बन गई कि उनको अपनी सीट को बचाने के लिए इतना सारा मेहनत करना पड़ रहा है। खबर ये आई थी कि कई लाखों फर्जी उम्मीदवारों का नाम जो है वो लिस्ट से हटाया गया, उसका इम्पैक्ट वो दिख रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा है जो बिहारी बाबू बंगाली बाबू बनने के लिए गए हुए हैं, उनका भी फैसला होना है। सबसे बड़ी चीज़ उत्तर प्रदेश में आप देखें, अखिलेश यादव का फैसला होना है। अखिलेश यादव की भी स्थिति कन्नौज में अच्छी नहीं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शायद वो यहाँ से भी लूज कर दें। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी, उनके खिलाफ जो है वो क्रिकेटर को खड़ा कर दिया गया, तो पठान साहब जो है चौके छक्के लगा रहे हैं, उनकी भी स्थिति बड़ी नाजुक बताई जा रही है। तो आप ये देखिए कि कई बड़े नाम इस इलेक्शन में उनका स्टेक जो है वो दांव पे था। अब वोटिंग हो गई है, जो खबरें आ रही है विपक्ष के लिए अच्छी नहीं है। कारण बहुत ही साफ है कि हर जगह, खास करके जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, पिछली बार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती उन राज्यों में, और कई नए जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पोल मैनेजमेंट का, प्रचार का, प्रसार का और जनता को मोबिलाइज करने का वो जो पूरी जो उसकी अपना स्टाइल है वो लोगों को दिख रहा था। अपोजिशन अलग थलग और बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड नजर आ रहा है लगातार इन चुनावों में। तो ये कहानी जो है वो 4th फेज की है। अब 3 फेजेस और बचे हुए हैं। अब देखना यह है कि विपक्ष किस तरीके से अपने आप को रिवाइव करवाता है। तो राजीव सर, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, माधवी लता हो, अधीर रंजन चौधरी हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, कई नाम है इस लिस्ट में, अखिलेश यादव भी शामिल है। आपको क्या लगता है कौन कौन अपनी सीटें बचा पाएगा? देखिए, जो दिग्गज की बात हो रही है, दिग्गज 2 तरह के हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सपोर्टिंग पार्टियों के हैं। दूसरे तरफ जो अपने आप को दिग्गज कहते हैं, है नहीं, कद उनका दिग्गज वाला नहीं है। पॉलिटिक्स में शत्रुघ्न सिन्हा का क्या एक्सपीरियंस है? शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद सांसद बने, अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा से ये मंत्री बन गए। अब इनको लगने लगा हम तो बहुत बड़े नेता हो गए। यही शत्रुघ्न सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी ने जब पिछली बार टिकट नहीं दी, ये पटना साहिब से चुनाव लड़ने के लिए गए, जमानत नहीं बची, तो ये काहे का दिग्गज? ये ममता बनर्जी वहां से आसनसोल बुला के ले आई। आसनसोल में थोड़े बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, थोड़े इनको सपोर्ट मिल गया, टीएमसी का अपना बेस, इसके कारण वहां जीत मिल गई पिछली बार। वो उपचुनाव में सेंटीमेंट अलग होता है और मुख्य चुनाव में अलग होता है। वहां जो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है उसको ये पता है कि आसनसोल के ही व्यक्ति हैं, सिख हैं, सिखों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी है, वहां के वो पढ़ाई करके वहां पर युवा होने वाले व्यक्ति हैं, 40 सालों का राजनीतिक अनुभव है। शत्रुघ्न सिन्हा इस बार जीत पाएंगे इसमें तो शक है। उसी तरीके से जो दिग्गजों की बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी की, गिरिराज सिंह को लीजिए। गिरिराज सिंह पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और ये बहुत बड़ा तथाकथित ग्रेट लीडर जो इन लोगों की पार्टी का है, पहले वामपंथी था, अब कांग्रेसी हो गया, कन्हैया कुमार। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में बात चलने लगी कि कन्हैया कुमार को तो कोई हरा ही नहीं सकता। वहां तो हवा चल रही है, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, कन्हैया कुमार को 3 लाख से ज्यादा मार्जिन से हराए। तो ये इन लोगों के स्थितियां है कि जो ये सो कॉल्ड दिग्गज अपने आप को कहते हैं वो धाराशायी होते हैं। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति जिसकी चर्चा होती है और वो वहां पर अपना होल्ड रखे रहा, चाहे उसके लिए उसे झूठ फरे फर्जी वोटर क्यों न बनाना पड़े, वो है असदुद्दीन ओवैसी। ये 40 सालों से उसके परिवार का कब्जा है। उसका बाप सलाहुद्दीन ओवैसी वो भी सांसद, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी सांसद और उसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक। 7 सीटें जो मिलती है वो हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी की ही मिलती है, आसपास हैदराबाद और सिकंदराबाद की। उसके अलावा तो तेलंगाना में एक भी सीट नहीं मिलती। किसी तरीके से औरंगाबाद की सीट पिछली बार महाराष्ट्र में एक सांसद बन गया था इसका, वो शिवसेना की गलती के कारण।
तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के लिए परेशानी हुई। इस बार इतना मुश्किल हुआ कि जो ओवैसी अपने किले से नहीं निकलता था, बाइक पर घूम रहा है उन गलियों में हैदराबाद की जहां पर कार जा ही नहीं सकता, तो आपको बाइक से जाना पड़ेगा। लेकिन मंदिर जा रहे हैं, ये तो काफी चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल। और ये ओवैसी जैसा व्यक्ति जो कहता है वंदे मातरम नहीं कह सकते, हम वहां पर शपथ लेने के लिए जब पार्लियामेंट में जाता है तो उस समय भी वंदे मातरम की बात नहीं कर सकता। ये हर जगह पर वही बात करता है जो इसके इस्लामिक एजेंडे, इस्लामिक अनुसार हो, इस्लाम धर्म के अनुसार हो। अभी वो मंदिर तक जाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि डर है उसके अंदर, और माधवीलता ने ये डर पैदा किया है। 2.5 लाख 3 लाख वोटर वहां के फर्जी जो थे उसे कटवा दिया गया, और खुद से ये जो आरोप लगा रही हैं वो आरोप नहीं है, सच्चाई है। इसने गड़बड़ी करने की कोशिश की। अब कम से कम ये तो होना चाहिए, आप नीट का एग्जाम ले रहे हो और उसमें क्या कहते हो, हिजाब नहीं पहन के जाना, कपड़े नहीं पहन के जाना है, जैकेट स्वेटर नहीं पहन के जाना है, जूता तक नहीं पहन के जाना है, चप्पल पहन के जाओ, वो भी स्लीपर। लेकिन एक मेडिकल का एग्जाम जिससे डॉक्टर बनता है, एक चुनाव जो 5 साल में एक बार आता है, उसमें आपने किस आधार पर इजाजत दे रखी है कि बुर्का डाल के जाओ, फर्जी वोट दे के आओ? ये तो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल है कि इन लोगों को बताना चाहिए कि तुम धर्म को अपने साथ रखो या आधुनिक व्यवस्था को अपने साथ रखो, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। इसलिए माधवीलता ने चैलेंज किया है। अब कई बूथ पर जो फर्जी वोटिंग हुई है, हो सकता है कैंसिल भी हो, वो इससे के लिए आगे बढ़ेगी। और ओवैसी अटका हुआ है, उसका पेच फंसा हुआ है, डर तो उसके अंदर है ही। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद मनीष सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। अब बाकी 3 चरणों में 164 सीटों पर मतदान होना बाकी है। अब तक की हुई 4 फेज की वोटिंग में काफी कुछ साफ हो चुका है। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि 400 पार होने का सपना साकार होता नजर आ रहा है, और जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है वो विपक्ष को टेंशन देने वाला है। बड़ी बात, विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता अपनी सीट भी बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।